बॉस वालों पे चढ़ा दूंगा, मैं उस पर नहीं चढ़ाऊंगा, देखिए बॉस वालों पे डाल दूंगा इसको मैं। अच्छा, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, पहले में आपको क्या पता करना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको इनमें से किस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, सो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आता है बार बार सवाल, मोल पे सवाल है आपका, मोल निकाल दिया, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। ठीक है, और वापस से फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोल को मैं एन से लिख लेता हूँ, और मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपके पास सिर्फ एटम मेंशन है तो ये, लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल मेंशन है फिर आप लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँ तो फिर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जब ऐसा सवाल अप्रोच करना हो तो ये सवाल आपको देखते ही हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अब जो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से आप देख पाओगे सबका 2 ग्राम दिया है। ठीक है, इसका मतलब गिवन मास सबका सेम है। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से, इनमें सब चीज़ें क्या होंगी। अब मुझे बता, सबके सब जो दे रखे हैं उनमें सबका एटॉमिसिटी 2 है, Cl2, N2, H2, O2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, हुआ कांस्टेंट, सही है। अच्छा, Na का वैल्यू 6.0210 कांस्टेंट है, ये भी है ना, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ बदलेगा क्या, ठीक है, मोल बदलेगा, मोल बदलेगा तो मोल आपको नंबर ऑफ एटम्स दे देगा। अब देखना, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स अभी के लिए फिलहाल गिवन सवाल में नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास बटा मोलर मास। अब बताओ जी, इन सब का गिवन मास भी क्या है, सेम है, तो ये भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या करेगा, मोलर मास। इसका मतलब जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा, कम होंगे। इनवर्स है ना, इनवर्स है, इनवर्स है। इसका मतलब ये कि जिसका मोलर मास सबसे कम, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा ना, इनवर्स है, इनवर्स है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा। अब जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, जो सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। अब बताओ सबसे कम मोलर मास किसका आएगा, हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोलर मास सबसे कम आएगा तो इसी में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ H2 हो जाएगा। सही है, एनसीईआरटी पे बेस्ड था, एनसीईआरटी से बनाया मैंने, ऐसे सवाल बनेंगे, ध्यान में रख लेना इसको। ठीक है, ये आगे पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा आपको बोलता है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का है जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है ना, मैं पहले आइसोटोप्स लिख लेता हूँ, साथ में कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपको पता है। बताइए क्या होंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर दोज स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट्स, और दोज एलिमेंट्स दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो आइसोटोप्स आर, यहाँ पे लगना नहीं है, सवाल कुछ और है बट फिर भी क्या हो सकता है कि 2 मार्क्स में आपको डेफिनेशन पूछ लिया, एग्जाम्पल पूछ लिया, तो इसीलिए। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास। हाँ, हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। एग्जांपल लगा के चल रहे, हाइड्रोजन पूछा था, मैं उसी का निकाल लेता हूँ। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स, 3 सर, एक H11, एक H12 और एक H13। हाँ, इसी को हम बिल्कुल, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, बहुत अच्छे हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अच्छा अब देखना, इनमें जो 1-1 में लिखा हुआ है, ये 1-1 क्या है, ये 1-1 आपके पास है एटॉमिक नंबर, सबका सेम है, एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है, ये हो जाएंगे आपके आइसोटोप्स। आपको ये भी पता होगा एक और चीज़, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है। तीसरा वाला रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, नीट में आ रखा है, एक दोबारा, हाँ बीटा, ये बीटा नेगेटिव रेज को इमिट करता है, बीटा को, अल्फा को नहीं, बीटा नेगेटिव को, बीटा नेगेटिव रेज को इमिट करता है। ठीक है, ये अलग पार्ट है, अभी नहीं लगेगा फिलहाल। अच्छा, अब आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, 1 बाय 1 देख लेना, मैं सब में निकाल लेता हूँ। पहले वाले में मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बता सब में बराबर है, मैं न्यूट्रॉन निकाल दूँ। पहले वाले में न्यूट्रॉन कितना आएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0। दूसरे वाले में 1, इस वाले में 2। ठीक है, प्रोटॉन सब में 1-1 था और इसमें न्यूट्रॉन 0 1 2। अब सवाल में ये था कि कौन सा आइसोटोप है जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो बताओ कौन सा है, ड्यूटेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का ऑप्शन बी, दैट इज ड्यूटेरियम। ठीक है ना, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, PYQ में आ रखा है, ये पहले JK बॉक्स में आ रखा है। अच्छा, सवाल नंबर 3 क्या बोलता है,
करेक्ट यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, करेक्ट यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, ये फुल लेंथ है क्या? एक सेकेंड। प्रीफिक्स। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स गीगा? ठीक है जी, आपके पास प्रीफिक्स गीगा दे रखा है, स्मॉल से गीगा से बेटर है, ठीक है ना। अच्छा देखना, गीगा आपके पास जब भी गीगा देखने को मिलेगा, गीगा का मतलब होता है कि आपका 10⁹, 1 गीगा बराबर 10⁹। जैसे मान ले मैं 1 किलो लिखूँ ना, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 1000 होगा। किलो जिसमें भी लिखूँ मतलब अगली वाली चीज़ 1000 होगी, ठीक है। सिंपली 1 गीगा किसके बराबर होगा सर? गीगा का मतलब 10⁹। ये जो आपका गीगा आ रहा है, सवाल में था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स गीगा, तो गीगा प्रीफिक्स का वैल्यू कितना आता है? 10⁹ आता है, 9 आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लेना मैं मतलब ऐसा बोल दूं कि आपको 1 गीगा कुर्सियां लानी है, तो इसका मतलब आपको 10⁹ कुर्सियां लानी है। 10⁹ कर दी तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा गीगा। अच्छा, इसी में दूसरी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ जो जनरली आपको लगेंगी, वो ध्यान में रख लेना। जैसे मान ले मैंने लिख लिया जो आपने पढ़ी भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मान ले मैंने एंगस्ट्रॉम लिख दिया, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अच्छा, मान ले मैंने लिख लिया 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹9 मीटर, ठीक है। मान ले मैंने लिख लिया पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। मान ले मैंने लिख लिया फेम्टो और फेर्मी, फेर्मी या फेम्टो, इसका मतलब होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये जनरल से हैं जो लगते ही लगते हैं, जनरल से। बाकी किलो माइक्रो ये आपको पता है, वो इजी वाले हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। ये आएंगे इनके मल्टीपल्स, एनसीईआरटी पे एक सवाल इसका मेंशन है, इसलिए मैंने इसको बनाया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता -112 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा? -112 डिग्री सेल्सियस आपके पास दे रखा है, आपको इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप फॉरेनहाइट स्केल देखेंगे तो फॉरेनहाइट में ये वैल्यू बराबर हो जाता है और 32। अच्छा, ये बराबर हो जाएगा फॉरेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। अब देखना इसको इसे याद कैसे रखना है। इस 9/5 को डिवाइड कर लें, यह आ जाएगा 1.8। तो सिंपली याद रखिएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पुट कर लें, तो 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है? -112 प्लस 32, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, जी 122 है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज 122 माइनस 122, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? यह आ जाएगा 187 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 187 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, यह आ जाएगा -187.6, ठीक है ना, फॉरेन हाइट में इतना फॉरेन हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना डायरेक्टली। डिग्री सेल्सियस वाला इजी होता है, डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला केल्विन में अगर देखना है तो उसमें सीधे 273 प्लस करते हैं ना, तो इजी है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करते हैं। सिमिलरली अगर आपको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेल्सियस में दिया है, इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं आया तो मे भी सवाल बन जाए, आपको कुछ नहीं करना, 1.8 से डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है और उसमें 32 ऐड कर देना। अगर रेडियन में क्या? ना, रेडियन वाला नहीं आएगा, केमिस्ट्री में नहीं आता रेडियन वाला, डोंट वरी, इसमें सिर्फ इतने आते हैं। वैसे भी फॉरेनहाइट बहुत कम आता है, आपका सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन ही चलता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो आपका मान लो मेन यूनिट है ना, ये टेम्परेचर का एब्सोल्यूट यूनिट भी यही होता है, वैसे केल्विन ही होता है, तो केल्विन में ही चलता है, ठीक है। बाकी स्केल्स को नहीं छेड़ता यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। वो मैथ्स में ज़्यादा चलता है, जब रेडियन में करना है देना, मैथ में चलता है वो ज़्यादा। अच्छा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कहता अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये पूछा है। इस टर्म को हम बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट मोलैलिटी, इसको हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। क्या पढ़ते हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है कितने सॉल्यूट के मोल्स पर केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलैलिटी। इसको हम पढ़ते हैं स्मॉल एम से, मोलैलिटी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दो यहाँ से, अगर इसकी यूनिट्स पूछ लूँ मैं तो क्या बनेंगे? इसके यूनिट्स क्या आएंगे? ऊपर क्या था? मोल, तो मैंने लिख दिया मोल, ठीक है। नीचे क्या है डिवाइड में? मास केजी में, केजी ऊपर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा? केजी इनवर्स। सो मोल केजी इनवर्स, मोल केजी। सो मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने में? पर केजी सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूँ, देखना सेम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, लेकिन अब मैं सॉल्वेंट ना लेके सॉल्यूशन ले लूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और वहाँ केजी में था, यहाँ लीटर में। दिस इज कॉल्ड, इसको हम पढ़ते हैं मोलैरिटी।
मोलैरिटी। इससे पहले सवाल नहीं बने हैं, ध्यान देना, आपके एग्जाम में इससे पहले सवाल नहीं बने, लेकिन ये टर्म्स इंक्लूडेड हैं तो आपको दिखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। इसको हम मोलैरिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेंगे? मोलैरिटी पढ़ लेंगे। इसके यूनिट बताओ सर, इसके यूनिट क्या बनेंगे? अगर इसके यूनिट लिखना चाहो, हाँ मोलेटरी इनवर्स बन जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इन फिलिंग द ब्लैंक्स में रखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज मोलैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास इन केजी। सॉल्वेंट का मास इन केजी, इसको हम मोलैलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स इन 0 पॉइंट्स, इसमें आगे ये छोड़ लेना, हाँ ये पता है, ये मैथ्स का है, ठीक है ना। इधर से कम छेड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स तुझे पता है, ओके। दो ही आएंगे, लास्ट वाले 25 0.0025 दिया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही है, 2 और 5, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट, फिर से सेम सवाल आया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एनसीईआरटी का है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है जी। अब बताना एटम्स निकालने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगी? मोल लगेगा, एवोगैड्रो तो फिक्स होता है, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, और एटॉमिसिटी लगता है अगर दिया हो। अब यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं वो है 1 ग्राम, क्या है 1 ग्राम AU, एक दूसरा 1 ग्राम Na, 1 ग्राम सोडियम, ओके, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम Na, उसके बाद 1 ग्राम लिथियम, Cl2, 1 ग्राम लिथियम, उसके बाद 1 ग्राम Cl2, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखना इन सब में ध्यान से देखते हुए, अब मुझे बताना है इन सब में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो इनका गिवन 1 ग्राम मास है, तो इसका मतलब अब सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास पे, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मैंने ऊपर भी लिखा था, सेम बात है, नंबर ऑफ एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर। ये कब लगता है? जब गिवन मास सेम हो, जब गिवन मास। अब बताओ इन सब में से सबसे कम मोलर मास किसका होगा? इन सब में से सबसे कम मोलर मास आएगा लिथियम का, है ना। अगर लिथियम का मोलर मास सबसे कम होगा तो इसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 3। सीधा आपको टिक करना है, आप जब कैलकुलेट करने को बोले तो फिर कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ टिक करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ओके। इसमें से आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है, पहला कौन सा है? मोलैरिटी, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? दूसरा ऑप्शन क्या है? पहली दो में तो कर दी, मोलैलिटी ऊपर पड़ा। तीसरा कौन सा है? वेट परसेंटेज, वेट क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज, और फोर्थ है ऑल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, जो टेम्परेचर के साथ वैरी करेंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट, देखना ध्यान से सर, जिन जिन प्रॉपर्टीज में मास इंक्लूड होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मास बदलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिन प्रॉपर्टीज में, जिन भी टर्म्स में वॉल्यूम इंक्लूड होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। अच्छा, वॉल्यूम किस में देखा था हमने अभी? मोलैरिटी में। किस में था? इसमें तो मास था, और ये खुद मास दे रखा है, वेट परसेंटेज मतलब मास दे रखा है। इसका मतलब जो मोलैरिटी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्लूड होता है, तो वॉल्यूम इंक्लूड होने की वजह से ये टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखा, ये भी पहले नहीं आया आपका सवाल, पॉसिबल है कि इसी से सवाल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 नेक्स्ट क्या देखा आपके पास? आपके पास कोई एनाइन दे रखा है A-3 ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18। कितने जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 18, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, क्या लिख लो? एटॉमिक नंबर, ठीक है। बताइए मुझे एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होगा? सर एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे पता नहीं चलेगा मेरे को, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन्स आइडिया लगा के प्रोटॉन निकाल दूंगा। अब सुनना, जब इसके ऊपर 3 नेगेटिव आया, जब इसके ऊपर तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 18। अच्छा, अगर ये 3 नेगेटिव ना होता तो इसके ए फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होते? 18। पहले से इस टाइम पे 18 है, 3 नेगेटिव मतलब 3 गेन किए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 18 माइनस ना 3 गेन करने के बाद 18 हुए हैं, पहले कितने रहे होंगे? 15। कितने रहे होंगे? 15 रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने रहे होंगे, अब मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने रहे होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रल फॉर्म में यही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अभी नहीं, इस फॉर्म में क्यों नहीं? क्योंकि सर इसमें 3 गेन किए इसने, 3 गेन करने के बाद 18 हुए हैं, पहले तो 15 रहे होंगे। तो अगर पहले 15 थे इसके, तो इसका प्रोटॉन भी कितने थे? 15, और प्रोटॉन का ही मतलब होता है एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर 15, ठीक है ना। तो 15 वाला कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल फास्फोरस। 15 कौन सा? फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है, 15 वाला। तो इसका सही आंसर होगा 15, ऑप्शन डी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज The mass of 0.5 gram molecule is of sugar is ओके, द मास ऑफ 0.5 ग्राम molecules of sugar, 0.5 ग्राम molecules of sugar, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं शुगर, इसका मास निकालना है, देखना कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये मोल में आपने पढ़ रखा है, देखो मैं लिख लेता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। 1 मोल
इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास, ये आपने पढ़ा है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर, जी है। हाँ ग्राम मॉलिकुलर मास। अगर मान लीजिए आपका वाटर का 1 मोल है, तो वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है, 18 ग्राम पर मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए शुगर का मॉलिकुलर मास कितना होगा। शुगर का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा C12H22O11, ठीक है। जब इसका मास में निकालूंगा तो आ जाता है 342, करके देखना कैसे आएगा। 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस इसका 16 × 11, तो आ जाता है 342। कितना आ जाएगा? 342। ग्लूकोज का 180 होता है और इसका 342 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसके 342 में कितने ग्राम मॉलिक्यूल थे? एक था, ठीक है। मैं ऐसा लिख लूँगा कि 342 ग्राम कंटेन 1 मोल, और 1 ही मोल किसके बराबर? मैं 1 मोल को लिख सकता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर था, ठीक है ना। अब आपको ये पता करना है कि इतने ग्राम मॉलिक्यूल का वेट कितना, कैसे कर दूंगा मैं इसको? डिवाइड कर दूंगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल में इतना था, तो मैं लिख लूँगा दैट 342 ग्राम 342 ग्राम ऑफ 342 में नहीं, अब तो मैं 0.5 ग्राम में लिखूंगा, ठीक है ना। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल विल कंटेन 171, मल्टीप्लाई करना सीधा, देखना डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई। 342 ग्राम में इतना 1 मोल ग्राम, एक ग्राम मॉलिक्यूल, तो 0.5 ग्राम में कितना? सीधा मल्टीप्लाई कर ले, सीधा वो हाफ ही हो जाएगा, वैसे वो हाफ ही हो जाएगा, ठीक है। विल बी इक्वल टू 342 इंटू 0.5, ठीक है। किसके बराबर आएगा? इसका आधा 171, ठीक है। तो 171 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर में आपको क्या पता करना था? 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर का मास पता करना था, ठीक है। अच्छा 0.5 ग्राम शुगर का आपको मास अगर पता करना था, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 342 ग्राम मॉलिक्यूल्स का हमने, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल का देख लिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना था? इतना 342, ठीक है। तो आधे इसमें कितना, आधे में कितना होगा? इसका आधा सीधा, इसका आधा, चाहे मल्टीप्लाई कर चाहे डिवाइडेड बाई 2 कर। अगर मैं इसको पहले लिखता ना तो फिर वो आधा हो जाता, फिर डिवाइड कर लेता, ठीक है ना। फिर ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाएगा, ये 171 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? अब सिंपल से इसमें क्या याद रखना है, जब कभी भी आपके पास ग्राम मॉलिक्यूल दिए हों और मास पूछे, तो वो जो ग्राम मॉलिक्यूल दिया उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया। सीधा मोलर मास से मल्टीप्लाई करने में काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं आपको इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो मोल पता होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एक, ये इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मोल कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, सीधा मोल कितना आएगा? गिवन मास 8 बटा इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया आधा तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 से 2 से डिवाइड कर दो 3 बन जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 करके तो आ जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 आया था इस, हाँ यहाँ पे आया ना 2 3 से 6, फिर 2 1 2 कर दिया ना, 2 1 2 कर 3 रख ले अप्रॉक्सीमेटली, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 रख ले तो सेम ही होगा ना, 3.01 मल्टीप्लाई है ना सर, ये डिवाइड है, ऊपर होता फिर मल्टीप्लाई। 8 1 8 8 2 16, ये डिवाइड में आया ना। अच्छा जी, हाँ, 2 फिर नीचे divide- आया, हाँ 2 नीचे आ गया, फिर कर दिया डिवाइड हमने, ओके। अच्छा नेक्स्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है जी। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका? जो कभी कभार हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ लें। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली और इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। सो दैट मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन भी, रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन, which get consumed completely in a reaction, and limits the product formation, इसका मतलब इसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए और लिमिट कर दे। अच्छा आपके पास जो सवाल मेंशन है उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, बताना क्या दे रखा है? 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 एटम्स ऑफ B। अब बताओ इसमें से कम कौन सा है?
दोनों का रिएक्शन करवा रहे हो, इसके 300 थे उसके 200 थे, तो इसका मतलब कौन खत्म हो जाएगा? 200 वाला। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? बी। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। और जो बचा उसको हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेस रिएजेंट, दैट इज एक्सेस रिएजेंट। जो बचा दैट इज एक्सेस रिएजेंट। ओके, ये काफ़ी सिंपल सा है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है जो सेक्शन बी में या सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आगे 1 मार्क्स वाले। अब इसके बाद है सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी का पहला सवाल क्या है जी? व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। पहला लिख लेता हूँ व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। पता है, लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला आपको पता है, और इनका रिलेशन बताइए मेरे को। सो वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला पता है आपको ये, ठीक है ना। एन किसके बराबर? एन कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। नहीं दिया तो आप कितना कंसिडर कर सकते हैं? 1 2 3 अपने हिसाब से, जब एम्पेरिकल दिया हो तो, लेकिन अभी फिलहाल दे देगा ये, ठीक है ना। और वेपर डेंसिटी से कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बहुत अच्छी, अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। एम्पेरिकल फार्मूला मास, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, ईजी है। अच्छा, हाउ इट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल, वो लिख लिया आपने ऊपर ही, डेफिनेशन लिख के उसके बाद ये लिख दिया कैसे रिलेशन होगा, ठीक है। सेकंड, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ओके, ये हाइपोथेटिकल सवाल है वैसे, ठीक है ना, ये आपको पता है। बताइए, एक कंपाउंड है आपके पास, जिस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है BH3। एम्पेरिकल फार्मूला कितना लिख दिया मैंने? BH3। इसका वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? इसका वेपर डेंसिटी मेंशन है 14, ठीक है। आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है? N इंटू, ठीक है, N किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, लेकिन दिया नहीं है तो वेपर डेंसिटी दिया, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, जो एम्पेरिकल फार्मूला से मिलेगा। बोरॉन का 11 प्लस इसका 3, कितना हो जाएगा? ये 14, ठीक है ना, डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई BH 1/2 ये हो गया कटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा B2H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? B2H6 सिंपली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B2H6, ठीक है। नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको लिखना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाता है ये भी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। मान के चलो, मैं इधर डेफिनेशन लिख लूँगा। फिर सपोज कर लो आपने नाइट्रोजन ले लिया, और नाइट्रोजन के साथ में आपने ऑक्सीजन ले लिया, 2 एलिमेंट आपने ले लिए, और आप इन 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हो। और 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाने के बाद आपके पास कितने डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं पॉसिबली, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए दोनों को रिएक्ट करवा दिया मैंने, NO बना दिया, दोनों को रिएक्ट करवा के NO2 बन गया, दोनों को रिएक्ट करवा के N2O3 बन गया, ठीक है ना। वह N2O2 NO के बराबर ही हो जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए N2O4 बन गया, मान लो N2O5 बन गया। सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब के सब कंपाउंड कितने एलिमेंट से बने थे? 2, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। अब इन सबको अगर गौर से देखोगे तो सबको ध्यान में रखते हुए अगर चलोगे तो आप ये देखोगे कि इन सब में ऑलमोस्ट नाइट्रोजन का मास आपको फिक्स मिलेगा। 2 नाइट्रोजन थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ये भी 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ये भी 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि ये जो कंपाउंड आपके पास बने, 2 एलिमेंट्स को मिला के बने। तो लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद 2 से ज़्यादा कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, सर इन कंपाउंड्स में वो वाला एलिमेंट जो फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। अब मुझे बताओ, इन सब में फिक्स मास किसका चल रहा है? नाइट्रोजन। इसका मास फिक्स है, और वो जिसका मास फिक्स ना हो वो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होगा। वो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल so multiple proportion के according when 2 elements combine to form 2 or more than 2 compounds, then the element which combines with the fixed mass of another element bears a simple whole number ratio, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशो होगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा, मैं लिख लेता हूँ फिर भी। it states that 2 elements combine to form 2 or more than 2 compounds. Okay, when 2 elements the element combines fixed mass number to form 2 or more than 2 compounds, 2 or more than 2 compounds, 2 भी होंगे तो चलेगा। हम 2 भी बना के एग्जांपल दे सकते 2 भी तो चलेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले ले, CO और CO2 बना दे, ठीक है। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले, H2O बना दे और H2O2 बना दे, वो भी चलेगा, ठीक है। टू कंबाइन टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds, then the element
having fixed ratio which combine with with the fixed mass of another element, with the fixed mass of another, वो वाला जो फिक्स मास वाले के साथ जुड़ रहा है, वो वाला ऑक्सीजन जैसे था फिक्स मास वाले के साथ जुड़ रहा है, bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number ratio, bears a simple whole number, इसका एक सिंपल होल नंबर रेशो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे लाफ मल्टीपल एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जांपल लिया ना, उसके बाद अब रेशो भी निकाल लेना। अब मुझे बताओ फिक्स मास नाइट्रोजन का था, तो सिंपल रेशो किसका आएगा ऑक्सीजन का, सो मैं लिखूंगा सो रेशो ऑफ ऑक्सीजन विल बी, इन सब में ऑक्सीजन का रेशो कितना आएगा, मास का रेशो, लेकिन किसका रेशो, मास का। अब बताना ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 2 टाइम है तो 16 × 2 कर दूंगा 32, ठीक है। अब जब इसका मास का रेशो निकालोगे आप, सिंपली मैं नंबर के हिसाब से चलूँ ना तब भी काम बन जाएगा। देखना नंबर के हिसाब से कैसे काम चलेगा, नंबर ये बेसिकली ये वाला ना, एक और बात याद रखना, ये वाला और ये वाला सेम है, देख कैसे N2O4, ये वही तो है N2O4 है नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक और लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो N2O लिख सकता हूँ मैं, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब जब इन सब का रेशो निकालेगा, मान ली मैं इसको पहला मान के चल लेता हूँ या इसको दूसरा मान के चल लेता हूँ, इसको पहला मान लेता हूँ। पहले वाले में नाइट्रोजन एक कितना आ जाएगा, पहले वाले का आ जाएगा आपका ऑक्सीजन के हिसाब से चलना है ना, ऑक्सीजन का रेशो देखना है। बता इसमें ऑक्सीजन कितना था, 1, तो मैं लिखूंगा इसका पहला तो आएगा 1 कैसे, या अच्छा चल ऐसे ना लिखे तो मास भी लिख ले, मास के हिसाब से भी वही आएगा। अब मुझे बताना इसका मास 1 का कितना आएगा, 16 इस 2 दूसरा पकड़ लीजिए 2 कितना हो जाएगा 32 इस 2। अब उसके बाद ये सेम है, ये और ये सेम है, ये ध्यान में रखना, ये और ये सेम है, ठीक है। फिर 3 ऑक्सीजन वाला 16 3 48, ठीक है। इस 2 4 वाला 16 × 4 64 इस 2 16 × 5 16 × 5 कितना हो जाएगा, 16 5 90 होता है, 16 5 80 16 ये आ जाएगा 80। अब ये सब 16 से डिवाइड होगा, जब 16 से डिवाइड होगा सबका सब तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास रेशो 1:2:4:4 सिंपली इतना लिख सकते हो, ठीक है। आगे सिंपल होल नंबर रेशो, सो इस पे लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे क्या लिख रखा है, अच्छा इसके लिमिटेशंस भी मेंशन करने को बोले हैं। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा, इसकी 2 चीज़ें लिमिटेशंस में आती हैं, ध्यान रखना दोनों के दोनों। एक तो आपका ये तब अप्लाई नहीं होता जब आपके आइसोमर्स हों, क्या हो isomers, ठीक है ना। देखना आइसोमर्स पे कैसे अप्लाई नहीं होता, मान ले मैंने लिख लिया इथेनॉल, इथेनॉल इज C2H5OH, ठीक है, दैट इज इथेनॉल लिखा मैंने। और इसी फॉर्मूला पर बेस्ड, मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, इसी फॉर्मूला में बेस्ड आपका एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम ईथर बोलेंगे। मान ले मैंने ऐसा लिख दिया CH3OCH3, ये आ गया ईथर, ये क्या आ गया ईथर आ गया, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन बना, इसमें और इसमें दोनों में देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 2, यहाँ पे भी कितने 2। देख दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ध्यान से देखना दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मतलब ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आएगा दोनों का, अगर मैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ C2 H कितने आ जाएंगे 5 यहाँ पे और एक आगे 6 और O कितना आ जाएगा 1, ये बनेगा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बता दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास एलिमेंट कंबाइन कर रखे थे, जो एलिमेंट्स ये मैंने इसमें नहीं लिखना था यार, एक सेकंड वैसे तो अप्लाई हो जाएगा, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम मोस्टली एक काम कर लेते हैं ना, हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि 2 एलिमेंट कंबाइन करें, 3 वालों का नहीं लेंगे। एक तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 पे अप्लाई नहीं होगा, बट हम मोस्टली 2 लेके चल रहे हैं ना, तो लिमिटेशन में इस हिसाब से लिखता हूँ कि मान ले अगर आपके पास 2 एलिमेंट कंबाइन करें और 2 कंबाइन करने के बाद आपके पास 2 से ज़्यादा कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बने ही ना, एक तो उस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन एक ही बनेगा, हाँ वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में आ जाता है जो मैं एग्जांपल देने वाला था। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली 1 कंपाउंड, टू फॉर्म ओनली 1, एक ही कंपाउंड बने और एक से ज़्यादा ना बने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मैं एल्युमिनियम और कार्बन को जोड़ दूँ तो बनेगा एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, ये बन जाएगा Al4C3, एक ही कंपाउंड है, एल्युमिनियम और कार्बन को जोड़ के इसके अलावा कोई और नहीं बनता है, तो इस पे अप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है, जब एक ही तरह का आपका बन जाए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि सर अगर एक ही रेशो में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बने, अगर एक रेशो में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बने तब भी अप्लाई नहीं होगा। इफ in a same ratio we get, if in a same ratio we get different compounds। वैसे इसके लिमिटेशंस कम पूछेगा, आपको पूछेगा डेफिनेट की जो मैं बताने वाला था उसकी कंपाउंड्स।
मोस्टली मल्टीपल प्रोपोर्शन ही पूछता है, 2 मार्क्स में आएगा भी तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट एक्सप्लेन ये हो गया इन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओके, एनसीईआरटी का है। कहता है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के कितने मोल लिए हैं? 3 इथेन इज C2H6, C2 S6 3 मोल का मतलब पीछे कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर? 3 3 ले लिया मैंने, कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया एकदम से। उसके बाद बोला है कि बताइए कितने मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे इसमें, तो बताइए कार्बन एटम के कितने मोल हो जाएंगे इसमें? सो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम, एटम तो मतलब एक ही कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के मोल, सो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू 3 to 6, तो 6 मोल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम, सो नंबर ऑफ मोल्स 18 ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 6 3 18 मोल, कितना? 18 हाँ, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछा होता तो फिर 3, ये सॉरी इधर 2 रख लेता, 3 पीछे ले आता, फिर 3 3 9, फिर 9 हो जाते। अभी एटम पूछे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है, बाकी मल्टीप्लाई कर देना, तो 18 मोल कितने आ जाएंगे? ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला सवाल है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट दी, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स। आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा। बताइए सोडियम का मास परसेंटेज निकालूंगा तो सोडियम का मास परसेंटेज किसके बराबर आएगा? सर मास परसेंटेज बराबर एटॉमिक मास जिसका निकालना उसका मल्टीप्लाई बाय कितनी बार वो है वो, दैट इज एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास जिसका पता करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, सीधा सीधा है। अब बताना सोडियम का मास कितना? 23, ओके, सल्फर का कितना? 32, और ऑक्सीजन का कितना? 16, ये आ जाएगा। सोडियम का कितना आ जाएगा? एटॉमिसिटी, कितने सोडियम है? 2, मल्टीप्लाई बाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 का 64, 64 कितना हो जाएगा? 46 प्लस ये आ जाएगा 4 2 6 6 3 10 106 106 और 6 6 12 1 4 1 5 152 या 162 दोबारा देख लेना। 152 ही आएगा सर, 152 आएगा, हाँ ठीक है, 152 ये आ गया। मल्टीप्लाई बाई सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको पुट कर लें, इतना कैलकुलेटर आपको अलॉट है, करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर सल्फर के निकालना है किसके बराबर आएगा परसेंटेज? सल्फर का मास बटा एक ही था ना सल्फर, एक टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, ये 96 आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसको करेक्ट करेंगे, ये इतना आ जाएगा 142 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलत किया था तो 142 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका एक्चुअली में 142, टोटल 142, सो डिवाइड बाई 142, यहाँ पे भी डिवाइड बाई जो आंसर आएगा इसलिए लिख सकते हो। अब उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा? ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है, कितनी बार ऑक्सीजन है? 4 बार, मैं लिखूँगा 4 × 16 या सीधा 64 भी लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाई 142 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, निकल जाएगा। दिस इज मास परसेंटेज या परसेंट कंपोजिशन भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ये भी इजी है, बताओ, सीधा सीधा है। मुझे बताओ एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर? सर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई परसेंट एबंडेंस, कितना उसका दे रखा होगा, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स परसेंट एबंडेंस। जितने भी होंगे उसका मास को उसकी परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर से दूसरे वाले को उसके मास के उसके परसेंटेज एबंडेंस से, ये दिया होगा सवाल में, और टोटल को डिवाइड करना 100 से। अब बताओ सवाल में क्या मेंशन है? क्लोरीन मेंशन है। बताओ क्लोरीन का 2 आइसोटोप सवाल में मेंशन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप मेंशन है, एक Cl35 और एक Cl37। अच्छा, Cl35 का मास तो पता चल गया 35 है, इसका कितना है? 37। इसका परसेंट एबंडेंस सवाल में दे रखा है 75% और निचले वाले का कितना है? 25%। बस पुट कर देना है, बताना कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो कितना आ गया? 35 मल्टीप्लाई बाई इस परसेंट एबंडेंस, कितना आएगा? 35 ×
70. ओके, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है, 37. मल्टीप्लाई बाय इट्स 25. एबंडेंस डिवाइडेड बाई 100. 100, ठीक है, टोटल कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा सम करके 100। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करूँगा, ये आएगा 3550 और डिवाइड कर दूंगा 100 से, कैंसिल हो गया, ये आएगा 35.5 यू। कितना मास आ जाएगा इसका, 35.5 यू। कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, 35.5 यू आएगा एवरेज। कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, पहले आइसोटोप का मास, उसके मल्टीप्लाई में उसका परसेंटेज अबंडेंस जो दिया होगा, प्लस सेकंड का मास, उसके मल्टीप्लाई में उसका परसेंटेज अबंडेंस जितने भी दिए होंगे, और टोटल को डिवाइड कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, ठीक है, आपको डेंसिटी दे रखा मिथेनॉल को, जो दिया मैं लिख लेता हूँ पहले गिवन चीज़ें। डेंसिटी मिथेनॉल का, मिथेनॉल इज CH3OH। अच्छा सवाल है, कितना दे रखा है, 0.793 kg पर लीटर, kg। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से आपको ध्यान में आ गई कि वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना, पर लीटर वॉल्यूम दे रखा है। तो व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड, व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास एक चीज़ दे रखी है, दैट इज M1 दे रखा है, कितना दे रखा है, M1 या M2 रख लो इसको, M2 आपको बनाना है, ये तो बनाना है तो M2 रख लेता हूँ मैं इसको, बनाना है तो M2। कितना मोलैरिटी दे रखा है, जो आपको सोल्यूशन बनाना है वो है 0.25, 0.25। ओके, और कितने वॉल्यूम को बनाना है आपको, वो निकालना है, वो आपको निकालना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। नहीं दे रखा है तो 2.5 लीटर का, कितने का, 2.5 लीटर का दे ना, 2.5 लीटर। ओके ओके। अच्छा, आपको कुल मिला के V1 पता करना है। मतलब सवाल ये है कि आपके पास जो मिथेनॉल का सोल्यूशन था ना, ऐसा लिख लेता हूँ, कोई मिथेनॉल का आपके पास सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कोई V1 था, ठीक है, और उसका मोलैरिटी कोई M1 था। अब इसमें से आपने कितना सोल्यूशन बनाना है, 2.5 लीटर का, 2.5 लीटर का सोल्यूशन बनना चाहिए आपके पास, उसका मोलैरिटी कितना आना चाहिए, इतना। कुल मिला के आपको ये पता करना है कि पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहा होगा। तो इसमें आपका डलता है डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या डालेंगे इसमें, डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। पहले इसके चांसेस थोड़े कम है आने के, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म उतने मेंशन नहीं है, तो थोड़े कम चांसेस है आने के। तो डाइल्यूशन इक्वेशन होता है आपका M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2V1 निकालना है तो किसके बराबर आएगा, M2V2 बटा M1। M2 दिया है, V2 भी दिया है, M1 नहीं दिया है, M1 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, M1। अच्छा, मोलैरिटी बराबर होता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स, जो बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम था ना डिवाइड में, लेकिन ml में हो तो मैं 1000 लिख दूंगा। सो 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अच्छा, एक चीज़ मेंशन है, सवाल से देखने को मिल जाएगा। मुझे बताओ वॉल्यूम कितना दे रखा है, सर मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये बताया कि पर लीटर में सोल्यूशन बन रहा है। अगर पर लीटर का बन रहा है तो मतलब ये 1000 ml होगा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, अगर मैं इसको 1000 ml पुट कर लूँ तो M1 कितना आएगा, गिवन मास बटा मल्टीप्लाई बाई 1000 बटा 1000, कट गया ये सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मोलर M1 किसके बराबर आएगा, सिंपली गिवन मास बटा मोलर मास। ओके। अच्छा, मोलर मास तो मेरे को पता हो जाएगा, मोलर मास किसके बराबर होगा, आपको पता है मोलर मास मिथेनॉल का, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन 16 और 4 20, और 20 और ये 32 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये मोलर मास आ गया। सर गिवन मास तो नहीं है ना, अगर गिवन मास तो चाहिए अपने को। अच्छा, गिवन मास नहीं है, लेकिन सवाल में एक चीज़ मेंशन है, वो है डेंसिटी। क्या मेंशन है, अब डेंसिटी से अपने को मिल जाएगा मास। बताओ डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, ठीक है ना। मेरे को मास चाहिए ना, मास चाहिए, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ये आएगा, ठीक है। डेंसिटी कितना दे रखा है सवाल में, देखिएगा 0.793, ये आ गया डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब फिर से सोचेंगे तो वॉल्यूम तो दिया नहीं था, लेकिन सर 1 लीटर तो मेंशन किया था ना, सो इसका मतलब जो आपके पास वॉल्यूम है वो 1 है। कितना है, मास कितना, ये कितना आ जाएगा, सिंपली आपका सिंपली मास आ जाएगा 0.7, उतना ही। सो मतलब जो डेंसिटी था वही मास है, वही मास हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप पुट कर देंगे, आप पुट किस में करेंगे, आप इस वाले में M1 निकल जाएगा आपका, पहले M1 निकाल रहे थे हम, M1 किसके बराबर आएगा, गिवन मास कितना आ गया 0.793, ठीक है 0.793। ओके, एक और झोल है यहाँ पे, एक और झोल क्या है कि जो आपका आया ये केजी में आया, ये केजी में आया, किस में आया, अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मोलर मास ग्राम में आ रहा है, तो केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं, 1000 से डिवाइड करके, तो आएगा 0.793 डिवाइडेड बाई, ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना बनेगा 10 की पावर
-3 बनेगा ना। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 अपॉन मोलर मास कितना आ गया, अभी निकाला था 32 ये आ गया था, ठीक है। ये आ गया m1। अब इसको ऊपर पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, अब देखना कितना आ गया जी। अब बताना यहाँ से m2 कितना था, 0.25 सवाल में था ऊपर, मल्टीप्लाई बाय V2 कितना था, 2.5 लीटर 2.5 बटा m1 कितना निकल के आ गया अपने पास, m1 निकल के आ गया 0.79 इंटू 10 की पावर -3। तो मैं लिखूँगा 0.79 इंटू 10 की पावर -3। इसके डिवाइड में था 32, डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो मतलब ये डिवाइड रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 32 इंटू ये ऊपर लेके जाऊँगा इस 10 की पावर को भी, बताओ इस 10 की पावर को भी ऊपर लेके जाऊँगा तो 10 की पावर -3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 बटा डिवाइड में कितना हो जाएगा 0.79 ठीक है 0.79 बच जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर लगाना सीधा, कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना, आंसर बन जाएगा आपका, ठीक। क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेटर का लोड होता है, जीके बॉक्स में लगा सकते हो। लंबा सा सवाल था, चांसेस थोड़े कम है बनने के, ठीक है, चांसेस थोड़े कम है, लेकिन आइडिया हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज एएमयू अच्छा, व्हाट इज एएमयू, नेक्स्ट इज व्हाट इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास यूनिट, पता है ना आपको एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो 1 यूनिफाइड मास इसी को यू भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। सो एटॉमिक मास यूनिट इज 1 एमयू कैसे डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड आइसोटोप था, उस स्टैंडर्ड आइसोटोप का जो 1/12 मास होगा, उसके 12 ग्राम का जो मास होगा, ऐसे लिख लूँगा, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट 1/12 part of mass of an atom of carbon 12 of an atom of कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा, उसका जो 12वां हिस्सा होगा, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, उसी को आप एटॉमिक मास यूनिट बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, तो मैं लिख लूँगा 1 एमयू इज इक्वल टू 1/12, तो मैंने लिख दिया 1/12। किसका 1/12 पार्ट, कार्बन के एक एटम का मास, और कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब जब इसको इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये कुल मिला के आपके पास डिवाइड करने पे आएगा 6.02 नहीं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज़ नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन। यही मास ऑफ प्रोटॉन होगा आपका, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 एमयू का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, नीचे आपको क्या पूछ रखा है आगे, नेक्स्ट कहता कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब बताओ, कार्बन के एक 12 का मास आपको निकालना था, मतलब कुल मिला के आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, कार्बन के एक एटम का मास, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब इसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, बताओ मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। मैं लिखूँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होगा, मेरे को ये फाइंड आउट करना है ना। तो मेरे को सिंपली दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, तो ये बराबर हो जाता है इसका कितना एटॉमिक मास होगा, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, कितना इसका आपने ले रखा है, कितना आपने इसका कंसिडर कर रखा है, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिख दिया हमने, इतना। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बता इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में तो यही आएगा ना, ठीक है। तो सिंपली कितना आ जाएगा फिर वो 1.12 मल्टीप्लाई बाई यह आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका यही वैल्यू ऊपर वाला मिलेगा, दैट इज़ 1.99 इंटू 10⁻23, ठीक है। डायरेक्टली याद भी रख सकते हो आप इसको, डायरेक्टली याद रखना 1.99 10 पूछता है एग्जाम PY में आया है, आपको मास पूछता है कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, तो 1.99 इंटू 10⁻23 के बराबर मास देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसका पूछा है उसके एटॉमिक मास से मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएगा, इसको सिंपल इस तरीके से समझ ले कि मान ले आपके पास कार्बन एटम था, आप मुझे बताओ इस कार्बन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन पता है, और न्यूट्रॉन भी कितने थे, 6, ठीक है ना। तो टोटल इसका मास कितना था, 12 था ना, लेकिन ये रिलेटिव था। अब आपको अगर इसके एक एटम का मास पता करना था, अगर एक एटम का मास पता करना था, तो मेरे को कुछ नहीं करना, इस 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ता मास ऑफ प्रोटॉन से या मास ऑफ न्यूट्रॉन से, दोनों बराबर होते हैं। मैंने वही किया, मैंने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ प्रोटॉन से, आंसर में निकल के आ जाएगा आपका सिंपली, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, ये भी बढ़िया है। सो व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके प्रेशर और इसके बाद एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्या कर लिया,
आपने 2 गैस कंसिडर कर ली कोई, ठीक है, मान लिया मैंने H2 गैस कंसिडर कर लिया और यहाँ पे मैंने O2 गैस कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने की वो ये है कि इसका भी मैंने टेम्परेचर रख लिया लेट्स से 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो मैंने रख लिया 180। कितना रख लिया? 180। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है, देखना ध्यान से। अब मुझे बताओ एक मोल गैस STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। चीज़ पता ना आपको कि एक मोल कोई भी गैस हो STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4। अब ये डिपेंड नहीं करता गैस कौन है। अब इसका मतलब अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा हुआ है सर, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम आएगा, इसका मतलब इनका मोल भी सेम होगा। अगर वॉल्यूम सेम आया तो मोल भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का मोल और वॉल्यूम सेम होगा, मोल वॉल्यूम बराबर, मोल वॉल्यूम, ये एवोगैड्रोस लॉ है। क्या होगा? मोल भी बराबर, वॉल्यूम भी बराबर। अगर इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, इसका भी वॉल्यूम वही और इसका भी वॉल्यूम वही। इसका मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम इतना है तो 10 मोल का उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी गैसेस हैं अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, आप ऐसा लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड ये दोनों चीज़ें सेम हो, मतलब STP हो, क्या हो? STP हो, ठीक है ना। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के इक्वल मोल जो होंगे आपके पास कंटेन इक्वल वॉल्यूम, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल मोल, दोनों वाइस वर्सा में लिख सकते हो। सो इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। अगर मोल बराबर है तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा, सिंपली, ठीक है। सो सिंपली मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो मैं इसको सिंपली कैसे लिख सकता हूँ? N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है जी। ये सिंपल सा सवाल आपका। अच्छा, नीचे आपको बोल रखा है NCERT का सवाल है कि अगर आपका 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन के साथ, कितना वाटर बनेगा, ठीक है ना। देखना, आप पहले इक्वेशन लिख लो। मुझे बताइए अगर आपको वाटर बनाना है तो कैसे लिख लूँ मैं? H2 इंटू 1/2 O2 इट गिव्स H2O, यही है, ठीक है। अब बताना, कहता है इसका 10 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम? 10 वॉल्यूम, लेट से 10 लीटर, ठीक है ना। लेट से 10 लीटर, ठीक है। इसका कितना वॉल्यूम? 5 वॉल्यूम, 5 लीटर मान ले। तो कहता है कितना पानी बनेगा तेरे को वो पता करना है, कितना वाटर बनेगा वो पता करना है, ठीक। अब देखना ध्यान से, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता जब इसका 1 लीटर था, जब इसका 1 लीटर था तो इसका कितना लीटर था? आधा लीटर, आधा, ठीक है। उस टाइम पानी कितना बन रहा था? 1 लीटर बन रहा था ना, 1 वॉल्यूम बन रहा था। अब इसका मैंने 10 लीटर कर दिया, इसका मैंने 5 लीटर कर दिया, तो पानी भी कितना बनेगा? 10 बनेगा, सही है ना। इसका 1 लीटर था तो पानी 1 लीटर बन रहा था, इसका 10 लीटर तो पानी भी 10, और ये भी सेम नंबर से बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कितना बनेगा? 10 लीटर बनेगा उस टाइम पे, ठीक है। सिंपली 10। हाँ, अगर किसी एक को कम ज़्यादा कर देता फिर लिमिटिंग रिएजेंट लगाना पड़ता, तो अभी सिंपली 10 लीटर आपका पानी बन जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। यह गया आपका सेक्शन बी। अच्छा, उसके बाद सेक्शन सी में क्या है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? पहला सवाल ऊपर लिखा था मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ इतने ग्राम, ठीक है। अच्छा सवाल है, आया पहले, ये PYQ में आया, ध्यान देना, PYQ में आ रखा है, ठीक है। आपको इक्वेशन पता है, दैट इज N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3, दे भी रखा है, ये होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इनके मासेस लिख दूंगा। बताओ इसका मास कितना आएगा? 28 ग्राम, इसका कितना आएगा? 6 ग्राम, और इसका कितना हो जाएगा? 17 × 2 34 ग्राम, 34 होएगा ना, 34। सीधा याद रखना है, इतनी बार कैलकुलेट कर रखा, अब सीधा याद रखना है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं लिमिटिंग ढूंढूंगा। अब देखिए, अगर आपको लिमिटिंग ढूंढना है तो मैं क्या लिखूंगा? मान लीजिए मैं नाइट्रोजन कंसीडर कर लूँ, तो मैं लिखूंगा पहला स्टेप कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर, बताइए 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितने का हाइड्रोजन जरूरत पड़ती है? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, टू फॉर्म 34 ग्राम, ठीक है। अभी प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, लिमिटिंग ढूंढना है तो रेक्टेंट पे ही रहूंगा, ठीक है ना। दूसरा स्टेप मैं लिखूंगा, अगर 28 ग्राम को इतने की जरूरत पड़ती है तो 1 ग्राम को कितने की नीड पड़ेगी? सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर 6 यहीं पे, और ये डिवाइडेड बाई 28 हो गया। अच्छा, 1 ग्राम को अगर इतने की नीड है तो ये सवाल में कितना मेंशन है नाइट्रोजन, जरा बताओ। नाइट्रोजन सवाल में आपका मेंशन है और 2 × 10⁻3, सही है ना। तो 2 × 10⁻3 विच इज़ नथिंग बट 2000, ये 2000 है। तो बताओ 2000 को कितने की नीड पड़ेगी? अच्छा, 2000 को नीड पड़ेगी 6/28 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻3, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कर लो डिवाइड, कितना हो जाएगा? ये सीधे उस पर कर ले कैलकुलेटर में, 6 ये जाएगा मल्टीप्लाई 12/28 मल्टीप्लाई बाई 1000,
ठीक है ना, 12/28 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, ये आ जाएगा 428, कितना 428 ग्राम। इसका मतलब अगर इतना नाइट्रोजन मैंने यूज़ किया, इतना नाइट्रोजन यूज़ किया, तो हाइड्रोजन सिर्फ कितना लग रहा है 428 ग्राम। हाइड्रोजन, लेकिन सवाल में कितना मेंशन है, सवाल में मेंशन है 1000 ग्राम, है ना, 1 × 10⁻³ ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन सिर्फ इतना ही लग रहा है, नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट था, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज, सो LR इज लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सर वो सारा खत्म हो गया और हाइड्रोजन सिर्फ 428 ग्राम यूज़ हुआ, इसका मतलब अभी भी बचा है, अभी ये अच्छा खासा है, 50% से ज़्यादा बचा होगा अभी भी, ठीक है। या गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद जो सवाल ये था कि आपको अमोनिया का फॉर्मेशन करना है कि कितना बनेगा। अब बताइए प्रोडक्ट कौन बनाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बनाता है, लिमिटिंग निकाल लिया तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये लिखूंगा कि आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया बना रहा था, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 34 विल फॉर्म, ये बना रहा था 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ NH3 बना रहा था, ठीक है। 1 ग्राम कितना बनाएगा 34/28, ठीक है। अब ये कितने ग्राम यूज़ किया आपने सवाल में बताइए, नाइट्रोजन कितने ग्राम यूज़ कर रखा आपने, सर नाइट्रोजन हमने यूज़ किया 2000 ग्राम, तो ये आएगा 2 × 10⁻³ ग्राम। 1 ग्राम इतना बना रहा है तो 2000 ग्राम कितना बनाएगा, इंटू 2000 करना पड़ेगा, 34/28 मल्टीप्लाई बाई 2000, दैट इज 2 × 10⁻³, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा अमाउंट, कितना हो जाएगा ये 2428, दैट इज 2428.5 ग्राम, इतने ग्राम आपके पास एमोनिया बनेगा। सीधा सीधा सवाल है, पहले भी आ रखा है, कुछ ध्यान में रखना है कैसे करना है। इक्वेशन लिख दिया, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिया। अब अगर इसने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने को नहीं ना बोला है, फिर सीधा ऑपरेट कर ले, क्योंकि तेरे को पता लिमिटिंग यही आएगा, फिर सीधा ऑपरेट कर ले, फिर यहीं से चल रहा कि 28 ग्राम इतना बना रहा था, क्योंकि लिमिटिंग होगा तो 1 ग्राम इतना बनाएगा, 2000 ग्राम इतना बनाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले, आंसर बन जाएगा फिर सिंपली, ठीक है। हाँ, सवाल में 3 चीज़ें पूछता है अदरवाइज इसमें, एक तो लिमिटिंग पूछता है, दूसरा पूछता है जो एक्सेस में था वो कितना बचा। अब मुझे बता, अगर एक्सेस में जो था वो कितना बचा वो निकालूंगा तो कैसे आएगा, सर 1000 तो दिया था हाइड्रोजन, 1000 में से यूज़ कितना हुआ 428 यूज़ हुआ, तो बचा कितना होगा 600, अब इसे माइनस करना पड़ेगा 672 समथिंग, उसमें माइनस करने पे आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है सिंपली। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 आपके पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इजी आपको पता है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना है, मोल निकाल दिया और मोल निकालने के बाद एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये पता हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना इसमें, एक पहले वाले को तो निकाल लेंगे ना, 52 मोल्स है, मोल दे रखा है, सीधा कर लेता हूँ मैं, देख पहले मैं देख रखा 52 मोल ऑफ आर्गॉन, 52 मोल दिए हैं खुद से, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर आएंगे, सर मोल तो दिए हैं खुद, सो नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे मोल इंटू एवोगैड्रो सीधा, सो 52 इंटू एवोगैड्रो, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है इजी। दूसरा इसी में मेंशन है आपका 52 यू ऑफ हीलियम, 52 यू ऑफ यूनिफाइड मास हीलियम, है ना। अच्छा, 52 यू ऑफ हीलियम, अब मुझे बताओ हीलियम का मास कितना होता है 4u, 4u में हीलियम का एक एटम, 4u में हीलियम का एक एटम, ठीक है ना, सो 4u ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, 4u में एक एटम होता है, तो मेरे को बता भुंजा में कितना होगा, 52u में कितने एटम्स होंगे 13, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये 13 एटम सिंपली, है ना, 13 एटम्स, 1300 के भुंजा सीधा सीधा, ठीक है। तीसरा 52 ग्राम ऑफ, हाँ, अब ग्राम है, अब कैसे करेगा, पहले ग्राम से मोल निकालेगा, ग्राम गिवन मास भाई मोलर मास, तो इधर रखा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये सिंपल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना आ गया 52, मोलर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, ये वही आएगा 1300 के भुंजा, बट 13 के साथ में क्या आएगा, साथ में एन ए, वहाँ ऊपर टोटल 13 था, यहाँ पे 13 के साथ में एन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर बन जाएगा, ठीक है। नंबर 3 इज a compound contain 4.07% hydrogen, ओके, 24 एम्पेरिकल फॉर्मूला पे ये बता दे, वो आता नहीं है कैसे लिख, पहले एलिमेंट लिख दिए, फिर परसेंट कंपोजिशन लिख दिया, फिर एटॉमिक मासेस लिख दिया, इजी है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ सिंपली, ठीक है, पता है तेरे को। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज मोल एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन रहने देना, नहीं आपको पूछेगा बट मोल पूछेगा, इतना ईजी है तेरे को। एक मिनट ले क्या बोल रखा है इसमें, आपको निकालना है मोल, मोल फ्रैक्शन रहने दें, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछेगा, मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन भी ईजी है वैसे, कितने मोल कंपोनेंट के होंगे डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल कितने होंगे। अच्छा, आपको निकालना है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, एनसीईआरटी का है। अगर आपने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है तो आपको पता करना है इससे कितना कॉपर बनेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, इसका मास निकाल लूँगा मैं पहले, इसका मास अगर मैं लिखूँगा, इसका मास किसके बराबर आएगा, CuSO4 का, कॉपर का कितना हो जाता है, कॉपर को हो जाएगा आपका 63.5, ठीक है,
एंड सल्फर का फिर से 32 32 और ऑक्सीजन का फिर से 16 और 16, ठीक है। अब टोटल निकालूंगा, पहले मोलर मास निकाल लेता हूँ। मोलर मास कितना आ जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 16 जो कि जो ऐड कर दे सम कितना आ जाएगा, ऐड कर दे जरा कितना आएगा ये 120 27 4 5 6 7 8 29 9 एंड 7 8 9 159.5 159 या 169 चेक कर लेंगे, 169.5 शायद सम कर लें। 63.5 प्लस 64 162 162.5 162 35 मैंने 35 किया है इधर, ये तो गलत हो गया। 159.5 ओके 159.5 हो जाएगा, ठीक है 159.5 ओके जी, ये आएगा मोलर मास, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये इसका मोलर मास है, ध्यान से समझना बात क्या बात कर रखी है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर मैं इस CuSO4 को कंसिडर करूं तो इसके इतने मास में कॉपर कितना होगा 32 तो मैं लिखूंगा अच्छा, कॉपर 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस, अगर इसको मैं तोड़ दूं तो कितना कॉपर मिलेगा 63.5 विल प्रोड्यूस 63.5 ग्राम कॉपर, ठीक है। अच्छा 1 ग्राम से कितना मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5, ठीक है। 1 ग्राम से इतना मिल रहा है, तो मेरे को बताओ 100 ग्राम से कितना मिलेगा, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट विल प्रोड्यूस 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 मल्टीप्लाई बाई 100, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कर देना इसको मल्टीप्लाई, आंसर लिख लेना। अच्छा नेक्स्ट इज ये कल वाला इस PDF में 12 वाला आगे इसमें मिटा देता हूँ, नेक्स्ट पढ़ लें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी के पार्ट दिए हैं ना, हाउ 0.50 ml have 0.50 mole। अच्छा कैसे डिफरेंट होंगे इसमें, ठीक है ना, ये कैसे डिफर करेंगे, नेक्स्ट वाले सवाल के हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, पहला हाउ 0.50 मोल 0.50 मोल लिख लेता हूँ इस साइड ऑफ Na2CO3 डिफर्स फ्रॉम 0.50 मोलर कैपिटल M है, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर बताना है आपको, देखना दोनों में अंतर क्या होगा ध्यान से। अब इन दोनों में क्या अंतर होगा, 2 चीज़ें दे रखी हैं, दोनों में अंतर देखना है आपको, ठीक है, सिंपल है। अब बताओ 0.50 मोल, मोल का मतलब मास के टर्म्स में बात होगी सर, इसका आधा मोल, इसका आधा मोल का मतलब इसका आधा मास, सो इसके आधे मोल का मतलब है जो इसका आधा मास आएगा आपका, सो इसका सिंपल सा मतलब है 0.50 मोल का मतलब कि इसका मास निकाले पहले कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 48, ठीक है, 8 2 10 6 16 6 यहाँ से लिख 4 1 5 5 4 9 1 10 106। इसका मतलब 0.50 मोल का मतलब है 106 का आधा कितना आएगा 106 का आधा आएगा 53 5 10 3 3 6 हो गया। इसका मतलब 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, इसका सीधा सा मतलब है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, इसका सीधा सीधा मतलब है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कुछ और है, इसका अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो 53 ग्राम आपका है, ठीक है ना, जो 53 ग्राम आपका है ये 1 लीटर सोल्यूशन में, इसका मतलब इतने ग्राम Na2CO3 और इस 0.50 का मतलब है कि 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि अगला वाला मोलैरिटी है और मोलैरिटी का मतलब पर लीटर सोल्यूशन में कितना मोल, और ये मोल है, मोल का मतलब सीधा मास, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरह इसका इतना मास प्रेजेंट है, लेकिन किस में है ये नहीं बता रहा है, सिर्फ इतना मास है। और अगले वाला आपको ये बता रहा है कि इसका इतना मास 1 लीटर पानी में था या पर लीटर सोल्यूशन में था, पर लीटर, बस इतना सा अंतर है। कुल मिला के ये मोलैरिटी बता रहा है और ये सिर्फ मोल बता रहा है, एक टर्म मोलैरिटी एक मोल, इतना अंतर है। आपको सिर्फ डिफरेंस ही बताना था कि क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन, ठीक है ना। बताइए मीथेन का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, बार बार कर रखा है, कल भी देखा था, CH4 + 2 times O2 gives CO2 + H2, ठीक है। यहाँ बैलेंस भी कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन है तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, ठीक है। आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है उसके लिए अपने सबसे पहले इनके मासेस लिख देने। बताइए इसका स्टैंडर्ड मास कितना आएगा 16 ग्राम, मोलर मास इसका कितना आ जाएगा 16 चुके 64, हाँ 4 है ना 64 ग्राम, ठीक है।
इसका कितना जाएगा 44 ग्राम पर मोल, और इसका कितना बन जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर आप 22 ग्राम, नहीं आपको पूछा है कितना लगेगा, कितना मीथेन लगेगा अगर आपको ये 22 ग्राम बनाना है। मुझे बताओ अगर इसका 16 ग्राम लग रहा था, इसका 16 ग्राम लग रहा था, इसके 44 ग्राम बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा ना इसको, क्योंकि आपको 8 ग्राम लगेगा। एग्जाम में लिखना तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ देयरफॉर सीधा, क्योंकि 1 ग्राम लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते। देयरफॉर 22 ग्राम, 22 के लिए पूछा है, देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ मीथेन। इसका आधा सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा आंसर पता होगा, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। ये वही है जो मैंने ऊपर करवाया था। कैसे करना है, इसके मास से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे शुगर का आया था ना ऊपर, अभी इसके मास को इससे मल्टीप्लाई कर देना, नाम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, एग्जांपल के साथ चलता हूँ मैं लिख लिया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब बता C और O मिलेगा तो क्या बनाएगा CO2, ये और ये मिलेगा तो क्या बनाएगा H2, और ये और ये मिलेगा तो क्या बनाएगा CH4, मीथेन बनाता हूँ सिंपली मैं CH4। ठीक है ना, अब इन दोनों में से एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जो मैंने बनाया इसमें कार्बन का मास और इसमें कार्बन का मास फिक्स है, सही है ना, इधर भी एक कार्बन और इधर भी। आप सुनना ध्यान से इसका स्टेटमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, ये मैंने कंबाइन करवाया और दूसरा मैंने कंबाइन करवाया, इसमें एक तो कार्बन का मास फिक्स है, ये ऑक्सीजन, हाँ जिसका फिक्स है ना वो मैं देख लूँगा, जिसका फिक्स है वो मैं देख लूँगा, किसका फिक्स मिल रहा है मेरे को, कार्बन का फिक्स मिल रहा है। ठीक है, और कार्बन दोनों में है। अच्छा, जब आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स होगा, बताओ फिक्स किसका था, तो मैंने इनको कंबाइन करवाया। सो मैंने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करवाया ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन के साथ जिसका मास क्या था, फिक्स था। इसका मास क्या था, फिक्स नहीं है तो मल्टीप्लाई करके फिक्स कर दे, अगर फिक्स नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके फिक्स कर देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसको तीनों तरफ से घुमा सकते हो आप। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से चल रहा है, मैं कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ, और कार्बन का मास मैंने फिक्स कर दिया है, एक कार्बन मतलब ये भी 12 ये भी 12 फिक्स है। देन द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ दिस थर्ड एलिमेंट, दे इधर बियर अ सेम रेशो बाय मास और सिंपल रेशो बाय मास, या तो उनका सेम होगा या उनका रेशो सिंपल मल्टीपल्स में होगा। ठीक है ना, इसको हम क्या पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मतलब कार्बन कार्बन फिक्स हो गया ना। अब मुझे बताना, जब ये सेपरेटली कंबाइन करेंगे, देखो सेपरेटली, पहले मैं रेशो लिख लेता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिख लूँगा मैं। अगर मैं इनका रेशो लिख लूँ, किसका, रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ सेपरेटली कंबाइन करने पे, अलग अलग जब ये कंबाइन कर रहे थे तो अलग अलग कंबाइन करने पे कितना बन रहा था, जब ये अलग कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा था तब कितना था, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना था 2, तो रेशो कितना आ जाएगा 4 × 1, इसका मास 1 होता है, प्लस उसका कितना आ जाएगा 16 दूने 32, ये आएगा 4:32 रेशो है ना, 4:32, ये कितना हो जाएगा 1:8 आएगा ना, 1:8 बाई मास। ठीक है, अच्छा इन्हीं का रेशो निकालो जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे, रेशो ऑफ H2O जब ये कैसे कंबाइन कर रहे थे डायरेक्ट। अब मुझे बताओ, जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे, डायरेक्टली कंबाइन करने में पानी बना रहे H2O बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन आगे 2 का मास 2 इज टू ऑक्सीजन का मास 16, 2:16 कितना आ जाएगा फिर से 1:8, इसका मतलब दोनों रेशो क्या आ गए, सेम आ गया। ठीक है, यही रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो इन विच दे कंबाइन डायरेक्टली, और सेपरेटली इज इधर सेम और सिंपल मल्टीपल, या तो ये सेम होगा या तो इन दोनों का सिंपल मल्टीपल होगा। तो अभी तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस विद द थर्ड फिक्स मास ऑफ, तीसरे का फिक्स, एक का फिक्स रखना है, विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड, किसी एक का फिक्स रखना, हाँ अपने हिसाब से रख लें, ऑक्सीजन का अपने हिसाब से रख सकता है मल्टीप्लाई करके, विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन they bear a simple whole number ratio, they bear a simple ratio or same ratio, or same, या तो सिंपल होगा या तो सेम होगा। ठीक है, सिंपल रेशो और सेम रेशो व्हेन
डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली जब जुड़ेंगे और सेपरेटली। ठीक है, अब बगैर रटे वाली डेफिनेशन है, अदरवाइज रट की भी डेफिनेशन इसकी हो जाती है। ठीक है ना, बगैर रटे वाली जो लॉजिकली बच्चा लिख सकता है उस तरीके से। जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, वो जो कंबाइन करेंगे चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें, उनका मास या उनका रेशो बाई मास या तो सेम होगा या तो सिंपल मल्टीपल्स में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है? 45.4 liter of Na reacts with 22.7 liter। यहाँ पे 22.4 और सेम ही है। सेम, उसमें कोई आरएन दिक्कत में नहीं बोला था हमने 22। है। एक एसएटीपी ले ले या एसटीपी ले ले, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो दोनों है ना, देख मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान में रखना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। एसटीपी पे अगर तो कंडीशन एसटीपी ले रहा है, टीपी, और दूसरी कंडीशन अगर तेरे पास है एसएटीपी, दो तीन कंडीशन होती हैं, एक एसटीपी, एक एसएटीपी और तीसरा होता है एनटीपी। दो एनटीपी और एसटीपी सेम है, एनटीपी और एसटीपी सेम है। ठीक है ना, देखना ये जो ये लगती नहीं है मोस्टली, ये 25 डिग्री पे होती है। इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 का मतलब 273, इधर भी टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एनटीपी में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होगा, कितना हो जाएगा? 180। और एसटीपी पे जो प्रेशर हम कंसिडर करते हैं वो 1 बार कंसिडर करते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार और एटीएम ऑलमोस्ट सेम होता है। अच्छा, इस टाइम पे एक मोल का जो वैल्यू लेते हैं आप, दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स, 22.7 लीटर्स। लेकिन जब एक एटीएम पे कंसिडर कर ले तो इसी एक मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी दैट बिकम्स इक्वल टू 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बार और उसका एटीएम का फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एसएटीपी पे यही वैल्यू अगर आप लोगे तो 1 मोल आपका हो जाता है 27 लीटर्स, ये बढ़ जाता है थोड़ा, ये थोड़ा वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रखा है? सिर्फ एसटीपी वाला बता सकते हैं। आपको बोला है 45 लीटर ऑफ पता है, अभी देखना, ये जो आपके पास मेंशन है इसमें वॉल्यूम मेंशन है। ये जो दे रखा है N2 प्लस O2, 2 टाइम्स N2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स NO2, यही है ना? 2 टाइम्स N2O। इसका वॉल्यूम मेंशन है, क्या था? इसका वॉल्यूम मेंशन है। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? इसका वॉल्यूम दे रखा है आपके पास 45.4 लीटर्स, है ना? 45.4 लीटर्स। इसका कितना वॉल्यूम मेंशन है? 22.7 लीटर्स। और इसका भी कितना बनेगा? सेम 45.4। क्या आप ये नोट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से? सर इसके 2 मोल का वॉल्यूम ये है और इसके भी 2 मोल का वॉल्यूम ये है, तो इसका मतलब इक्वल मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल वॉल्यूम। किसको फॉलो कर रहे हैं? एवोगैड्रोस लॉ को। एवोगैड्रोस लॉ अभी बताया मैंने ऊपर, वो यही तो बोलता है सिमिलर मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो किसको फॉलो कर रहा है? इट ओबे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम जब भी मेंशन कर रखा था एवोगैड्रोस लॉ, मास होता ना फिर डेफिनेट पे जाते, अभी एवोगैड्रो लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी ठीक है, बाय रिएक्टिंग। कहता हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में इस रिएक्शन से आप प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन आपके पास याद रखा है Zn प्लस 2 टाइम्स HCl, इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, आपको पता करना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एसटीपी व्हेन इतने ग्राम जिंक रिएक्ट्स विद। अगर इसको उस हिसाब से ना करके, क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपली जिस हिसाब से एनसीईआरटी की उसी हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, एनसीईआरटी का दूसरा वाला कर ही लेते हैं। ठीक है, आपको पता करना है कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होगा। करना है कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना लिबरेट होगा एसटीपी पे, किस पे? एसटीपी। तो इसका मतलब मेरे को मोल पता करना पड़ेगा। अगर मैं मोल निकाल दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो जितना मोल आएगा उस हिसाब से मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और आपको बोला है कि जिंक कितना ले रखा आपने? 32.65। तो इसका जो मास आपके पास गिवन है वो है 32.65, 32.65। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होता है? सवाल में देखेंगे तो इसका मोलर मास कितना आएगा आपका जिंक का? 65.3। आप देखना सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताना इसका 65.3 ग्राम कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम करता नहीं करता। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से मैं क्या लिख लूँगा? गिवन जो आपके पास है इसका मास कितना होता है? 65.3। सो 65.3 ग्राम ऑफ जिंक, अगर इतने ग्राम जिंक है कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? विल प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सही है ना?
1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम जिंक कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/65.3, ठीक है। ये कितना सवाल में मेंशन है? 32। तो 32 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 32.65 ग्राम विल प्रोड्यूस। ये कितना प्रोड्यूस करेगा? इसको 32.65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 65.3 मल्टीप्लाई बाई 32.65 है ना। अच्छा ये सेम नहीं लग रहा है? 1 आएगा आएगा ना, ये और वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा ना, फिर आएगा 2 और 2 कैंसिल करके 1 कितने ग्राम आ गया? 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन। ये इधर से भी आधा करके चल सकता था, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन 1 ग्राम आया, लेकिन तेरे को पता करना है वॉल्यूम, तो उसके लिए मेरे को पहले मोल पता करना पड़ेगा, ठीक है। बता मोल कितना आएगा हाइड्रोजन का? सर हाइड्रोजन गैस का मोल आएगा, मास जो आया 1 बटा मोलर मास कितना होता है? 2, तो मोल आ गया 0.5। कितना आ गया? अब मुझे बता 1 मोल, वी नो दैट 1 मोल ऑफ गैस H2 है तो H2 लिख ले एट STP। कितना वॉल्यूम रखता है STP पे? 22.4 तो आधे मोल का कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ वॉल्यूम STP विल बी 11.2 लीटर हो गया आंसर सीधा, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल था। इसका मास देखना 65.3 था। इसके आधे के लिए पूछा है सर, अगर इसका आधा है तो ये भी आधा बनेगा, और अगर इसका आधा बनेगा तो इसका आधा मोल बनेगा। आधे मोल का मतलब वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा इसका सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना है, ठीक है। और साथ में क्या डाटा आपके पास दे रखा है? अच्छा ये सिंपल है आपके, तो ये सिंपल है। मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, देखो पहला वाला लिख लेता हूँ। मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक्चुअली मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। अब अगर आपने ऐसा किया कि CO2 का मास निकाला और सीधा 44 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दिया है। अब पहले आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, ये आपको पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिसिटी। तो मैं पहले एटॉमिसिटी लिख लेता हूँ। एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। एटम्स है मॉलिक्यूल निकालना है। एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस इसी के बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है? 1 दे रखा है, देखना कैसे सॉल्व हो गए। ये 1 दिया है। एटॉमिसिटी कितना है? एटॉमिसिटी नहीं लगना है, सॉरी एटॉमिसिटी क्यों लिखा मैंने? ये एटम निकालने के लिए लगता है, मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा लगेगा। मॉलिक्यूल के लिए सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। दोबारा देख लेना, सॉरी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो, सीधा मोल इंटू एवोगैड्रो, ठीक है। मॉलिक्यूल कितना दिया है? 1। मोल किसके बराबर होता है? मास बटा गिवन मास बटा मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो किसके बराबर? 6.022 ओके। आपको मास निकालना है, तो यहाँ से गिवन मास किसके बराबर आएगा? 1 इंटू मोलर मास। मोलर कितना होता है इसका? 44। ये जो आपका 6.022 था, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 23 अभी के लिए ना। तो आ जाएगा 44/6, राउंड ऑफ करके लिखता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻23 कितना हो जाएगा? 6 5 30 6 7 42 6 7 42, तो ये 7.2 लिख लेता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना मास हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली 44 लिख लेते तो गलत हो जाता, आपको मॉलिक्यूल्स के हिसाब से इसको पुट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा आपके पास? Define Avogadro's number. फाइंड Avogadro's number। Mole in term of mass and mole in term of volume. ये आपको पता है, ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर पता है। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, ठीक है ना। एवोगैड्रो डेफिनेशन आना चाहिए लेकिन, ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। 1 मोल सबस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस, और वो आपको पता है कितने होते हैं, 6.022 to 10⁻23 के बराबर, ठीक है। देन मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको पता है। बताइए मोल इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर होता है? गिवन मास बेटा, ये आपको पता है, ठीक है। और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP। मोल निकालना तो इस तरह डिफाइन करके आप लिख सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से इजीली आप इसको लिख सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन गेलो-सिक्स। हाँ, गेलो-सिक्स लॉ बोल रखा है। गेलो-सिक्स लॉ क्या बोलता है आपका? ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बताइए लू-सिक्स लॉ आपका क्या बोल जाएगा? लू-सिक्स लॉ आपका डील करता है, अगेन ये वॉल्यूम्स के साथ डील करता है। लू-सिक्स लॉ, ठीक है।
सो लुसिक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कभी भी गैसेस आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बने, चाहे प्रोडक्ट में गैस बने ना बने, लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि रिएक्टेंट में भी गैसेस है और प्रोडक्ट में भी गैसेस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी गैस बनेगी केमिकल रिएक्शन में या जब भी गैस रिएक्ट करेगी, दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो उनका रेशियो बाय वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? सिंपल होगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। मान लें मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, मैं लिखा H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, या 1/2 ना करके थोड़ा स्टोइकियोमेट्री बढ़ा देता हूँ मैं, O2 गैस इसकी 2 मोल ले लेता हूँ एंड 2 टाइम्स H2O, इसको भी मान ले वेपर फेज में, गैसियस फेज में, सबके सब गैस मान ले। अच्छा, जब गैस कंबाइन करेंगे या रिएक्शंस में बनेंगे कभी, तो उनका बाई वॉल्यूम जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होगा। बता इसका कितना वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है? 2। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है? 1। वाटर का कितना वॉल्यूम बन रहा है? इससे रेशियो सिंपल हो जाएगा, 2:1:2। दिस इज लुसिक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, लुसिक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। ओके,